हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीबी की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करने के लिए और मॉडल पेपर और एंशिएंट हिस्ट्री और एवरेज ई बुक जो कि आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिलहाल हम बिना देरी से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सीखने से क्या तात्पर्य होता है। कहता है कि मनोवृत्ति में परिवर्तन से होता है, व्यवहार में परिवर्तन से होता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से होता है, या अनुभूति में परिवर्तन से होता है। देखो बेटा, सीखने का तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन से नहीं होता है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से होता है। सीखने या अधिगम शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन क्या होते हैं बेटा, इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि शिक्षार्थियों को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें डैश का बीज बोता है। वातावरण का बीज बोता है, भौतिक संरचना का बीज बोता है, सामाजिकरण का बीज बोता है, या अभिप्रेरणा का बीज बोता है। देखो बेटा, शिक्षार्थियों को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्य, जैसे कि हम स्कूल में बच्चों को इसलिए नहीं भेजते हैं कि बच्चों को केवल शिक्षा ही प्राप्त हो। नहीं बेटा, ऐसे नहीं है, क्योंकि जो स्कूल होता है सामाजिकरण की दूसरी अवस्था होती है ना, द्वितीय अवस्था होती है। तो ऑप्शन तो आपका दूसरा हो जाएगा, है ना। शिक्षार्थियों को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें सामाजिकरण का बीज बोया जाता है बेटा, है ना। अब परिवार तथा पड़ोस के बाद स्कूल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बालक का सामाजिकरण होता है। ये मैंने आपको बताया था। सामाजिकरण की अवस्था केवल 2 ही होती हैं, एक प्राथमिक अवस्था होती है और एक द्वितीय अवस्था होती है। प्राथमिक में परिवार आ जाता है और द्वितीय में कौन आ जाता है बेटा, स्कूल आ जाता है। फिलहाल ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। तो एनईपी 2020 से आपका क्वेश्चन है। ये कहता है कि मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना। देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पर भी आपको रट्टा मारना दिख जाए वो ऑप्शन आप काट दीजिए। जहाँ पर भी आपको केवल दिख जाए, देखो मैंने पढ़ा नहीं है, ऐसे ही काट दिया है ऐसे। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं कि सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना हो सकता है, पॉजिटिव ऑप्शन है। लेकिन हम सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना, ये भी गलत हो गया। अब देखो, मुझे आंसर पता ही नहीं है और मैंने केवल और रट्टा मारने से ही जो टैग वर्ड थे मैंने उन टैग वर्ड से काट के अपने आंसर तक पहुंच गया। तो आपको भी सिर्फ यही करना है, जो मैं टैग वर्ड बता रहा हूँ आप लोग नोट करते हुए चलें, ठीक है। और ऑप्शन में दिख जाए तो आप लोग बेझिझक होकर काट सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। और रचनावादी से 10 क्वेश्चन तो लगभग मिलते हैं देखने को। कहता है कि सीखने के अंतर्गत इसके फोल्डिंग क्या दर्शाता है। ठीक है बेटा, पहले आप इसके फोल्डिंग समझ लीजिए कि दिया किसने है। तो ये आपका बाइगोस्की साहब ने दिया है। किसने दिया है बेटा, बाइगोस्की साहब ने इसके फोल्डिंग दिया है। एक इसके फोल्डिंग होता है और एक बेटा ZPD होता है। सहायता इसमें भी दी जाती है, सहायता बेटा इसमें भी दी जाती है। इसमें जो सहायता होती है वो बीच में दी जाती है बेटा, ठीक है। ZPD में सहायता बीच में दी जाती है, जबकि इसके फोल्डिंग में कहाँ पे दी जाती है, शुरू में सहायता दी जाती है। कहाँ दी जाती है, शुरू में। ZPD के द्वारा जो सहायता दी जाती है वो बेटा स्थायी होती है और इसके फोल्डिंग के द्वारा दी जाती है वो अस्थायी होती है, ठीक है बेटा। तो अब आप ऑप्शन सब पढ़ लीजिए एक बार और देख लीजिए। कहता है कि अध्यापक द्वारा सिखाने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों को, ऐसा भी नहीं है, सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को। देखो मिल गया। फिलहाल हम आगे भी ऑप्शन पढ़ेंगे। कहता है पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति या सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा है। देखो ऑप्शन आपको मिल गया है आपका ये वाला, ठीक। आगे बढ़ते हैं। समावेशी कक्षा से एक क्वेश्चन आपका आउट है, बिल्कुल। कहता है कि समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है, नहीं वाला पूछ रहा है। मैंने आपको समावेशी शिक्षा बताई थी कि बेटा क्या बताया था समावेशी शिक्षा में। मैंने आपसे कहा था कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, उन सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनसे ऊपर वाले जो हैं जो भी बच्चे होंगे और उनसे नीचे वाले जो भी बच्चे होंगे उन सबको मिलाकर कक्षा में जो समावेश किया जाता है उसे हम समावेशी कक्षा कहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए केवल इन्हीं बच्चों को रखा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए केवल इन्हीं बच्चों को रखा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए केवल इन्हीं बच्चों को रखा जाए, ठीक। समावेशी कक्षा समझ गए हो।
ठीक, तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, एक समावेशी कक्षा में भिन्न भिन्न ज्ञान स्तर पर होने वाले समग्र विद्यार्थियों को समाहित किया जाता है। ये मैंने अभी बता दिया, अलग अलग स्तर वाले को। ठीक है, समावेशी कक्षा में शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीय व्यवहार का प्रयोग, वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था तथा अलग अलग विषय हेतु अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्षमता के अनुसार उनका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। देख लेते हैं, कहता है कि इसमें से कौन सा नहीं है। कहता है शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीय व्यवहार का प्रयोग, ये तो ऑप्शन ठीक है आपका, लेकिन उत्तर नहीं होगा, हमसे नहीं पूछा है। फिर हमसे क्या कह रहा है, ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी, केवल ज्ञान क्षमता वाले कह रहा है, होल्ड करते हैं इसको, हो सकता है ये हमारा ऑप्शन हो। कहता है कि अलग अलग विषय हेतु अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना, बिल्कुल ये भी ठीक है, मगर उत्तर नहीं होगा। वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था होना चाहिए, बिल्कुल वास्तविक जीवन से बढ़ाना चाहिए और सतत होना चाहिए, यानी कि के दौरान भी होना चाहिए, के पहले भी होना चाहिए, बीच बीच में होते रहना चाहिए आकलन, ये भी उत्तर नहीं होगा। तो हम गलत उत्तर तक कैसे पहुँचे बेटा, ऑप्शन को काट काट कर। ये ट्रिक जो है सबसे बेहतरीन ट्रिक है, आप लोग भी ये सीखिए और हल्के हल्के सीख पाएंगे, क्लास को अटेंड करते रहिए आप। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है। देखो, मैंने आपसे बताया था कि जो अधिगम इनकी जो भ्रांतियाँ होती हैं, ये जो गलती करते हैं, ये सब क्या होता है बेटा, अधिगम का एक हिस्सा होता है। कहता है छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है, क्या निर्मित करना महत्वपूर्ण है। भ्रांति को आप और निर्मित करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं भाई, हम निर्मित थोड़े ना करेंगे, हमें निदान करके क्या करना है, उपचार करना है। कह रहे अनदेखा, बिल्कुल अनदेखा तो बिल्कुल करना ही नहीं है बच्चों को। कहता है प्रचारित करेंगे, यानी कि उसका प्रचार प्रसार करेंगे, छपाएंगे, न्यूज़ में देंगे। नहीं बेटा, छात्रों के बीच भ्रांतियों को पहचानना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जीन पियाजे से। कहता है कि जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है। कहता है संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था बेटा 0 से 2 वर्ष तक चलती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष तक चलती है। ये 4 से आपकी 7 वर्ष तक चलती है और ये 7 से आपकी 11 वर्ष तक चलती है। ठीक, देखो बेटा, अगर आप उम्र के हिसाब से भी अंदाज़ा लगाएंगे तो बच्चा जो होता है 2 साल की उम्र में पहचानना शुरू करता नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो पहली वाली अवस्था में आपका वस्तु स्थायित्व आ जाता है, आपका परावर्ती क्रिया आ जाती है, मूल प्रवर्गात्मक व्यवहार आ जाता है, अनुकरण करके सीखता है बच्चा, और इंद्रिय द्वारा अधिगम होता है इसमें। तो पहली वाली अवस्था तो आपकी कहीं से कहीं तक नहीं होगी। लेकिन दूसरी वाली अवस्था में बेटा अहम केंद्रिकता आ जाती है, बच्चा केवल खुद को ही सब कुछ समझता है, आविलुम्यता आ जाती है, संरक्षण का अभाव आ जाता है, वस्तु को पहचानने लगता है, केंद्रीकरण आ जाता है, जीववाद आ जाता है, गिनती वर्णमाला क्रम की शुरुआत आ जाती है, लेकिन दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है। तो फिलहाल तो उत्तर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, आगे और तीसरा वाला कहता है मूल संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे अनौपचारिक होना चाहिए था, ये जो गलत हो गया यहाँ पे मूल संक्रियात्मक कर लीजिए आप। ठीक है, तो फिलहाल आपका उत्तर मिल गया है आपको। 8वां क्वेश्चन कहता है कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। देखो बेटा, दोनों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सीटेट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात बताओ, आप ये वाली भाषा सीखो, आप चाहें तो हिंदी सीखो और चाहो तो इंग्लिश सीखो। ठीक भाई, शुरुआती गलती तो दोनों में कॉमन ही होगी, सिंपल सी बात है। अगर बच्चा हिंदी सीख रहा है तब भी वो शुरुआती गलती वही करेगा जो इंग्लिश वाला करेगा, शुरुआती गलती तो बेटा वही रहना है। आपको बस इसी बात का याद रखना है कि शुरुआती जो गलती होगी उसकी वही होगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर दीजिए। देखो, एक बच्चे द्वारा अपनी मातृभाषा सीखने और दूसरे बच्चे द्वारा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीखने की स्थिति में दोनों बच्चे क्या करेंगे, समान रूप से गलती करेंगे। कौन सी विकासात्मक प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। कहता है अधिक सामान्यीकरण होगा बेटा, ज़रा सा भी वो नहीं करना, सरलीकरण होगा, अत्यधिक संशुद्धता होगी, नहीं बेटा विकासात्मक की मात्रा होगी दोनों में, यानी कि बराबर गलती करेंगे दोनों एक ही। ठीक है, यानी कि अगर हिंदी में इसने अगर हिंदी वाले बच्चे ने वर्णमाला सीखना शुरू करी होगी तो उसने भी नानी याद दिला दी होंगी वर्णमाला को पहचानने में। सेम प्रोसेस अगर इंग्लिश वाले बच्चे ने अल्फ़ाबेट सीखना शुरू किए होंगे स्टार्टिंग में तो उसने भी नानी याद दिला दी होंगी उसको पहचानने में। होता है, सिंपल सी बात है। तो बेटा दोनों में गलती क्या होंगी, जो विकासात्मक बराबर होंगी। ठीक है, ये याद रखना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित में से
वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऐसा कथन बताना है जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। देखो सृजनात्मकता का मतलब बेटा क्या होता है, यानी कि कुछ नया करना, तार्किकता का विकास हो जाना, है ना, कुछ नवाचार करना, ये सब क्या आ जाते हैं बेटा, सृजनात्मकता के अंतर आ जाते हैं। और क्या क्या आता है, यानी कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिमाओं का जो पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर जो उपलब्ध कराना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो हमें बताना है कि कौन सा पोषण करता है। कहता है प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्जात प्रतिमाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। बिल्कुल बच्चों को डांटना नहीं है, अगर बच्चा प्रश्न कर रहा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अवसर प्रदान कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन ठीक है आपका, लेकिन नीचे देखते हैं। कहते हैं विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। कहता है जैसे ही बच्चा स्कूल में आए आप उसे इंजीनियर डॉक्टर बनाना शुरू कर दीजिए। भाई पहले आप वरमाला तो सिखाएंगे, है ना। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना, ये तो बिल्कुल ही गलत है आपका, आपको पता है एनसीईआरटी मना करता है और उसकी धारा में भी कहा किया गया है ना। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों को शिक्षण करेंगे। ऑप्शन ठीक है, लेकिन हमारा जो ऑप्शन सृजनात्मकता से रिलेटेड था वो यही वाला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है। यदि भाषा में ऐसा क्या होना चाहिए। कहता है यदि इसमें विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो। कहता है गुंजाइश हो, ऐसा नहीं, ठीक। कहता है ये नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो सकता है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। ये बदलते वातावरण में किसी के अनुकूल बढ़ाए और कहता है कि ये शब्दों के उच्चारण और उन्हें वाक्यों में उपयोग करने के लिए नियमावली प्रदान करता है। देखो भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल तभी बेटा मानी जाएगी यदि आप क्या करें, यदि ये नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। क्योंकि भाषा अनुकूल वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग में विशेष भूमिका क्या करती है, निर्वाह करती है। तो फिलहाल जो आज का लास्ट क्वेश्चन है उसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कितना स्कोर किया आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और शेयर ज़रूर करें।